आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन में कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़े थे, उस पर थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। हमने कल पढ़ा था विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, एक तो सबसे पहले है द्रव्यमान प्रतिशत। विलयन की सांद्रता को जो व्यक्त करने की विधियां हमने पढ़ी थी, उससे पहले विलयन पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या है? 100 ग्राम विलायक में विलेय के जितने ग्राम घोले जाते हैं उसको हम द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं, यानी कि स्मॉल w अपॉन कैपिटल W मल्टीप्लाइड बाई 100, जहाँ पे स्मॉल w क्या है? विलेय की मात्रा है और कैपिटल W क्या है? विलायक की मात्रा है। इसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है कि जहाँ विलेय और विलायक दोनों का आयतन लिया गया है, यानी कि किसी विलयन के 100 ml में जितने विलेय के आयतन घुले हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज। अब द्रव्यमान वॉल्यूम परसेंटेज W अपॉन V, यानी कि 100 ml में जितने ग्राम विलेय घुले हुए हैं उसको हम वॉल्यूम मास वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। फिर उसके बाद चौथा हमारा था ppm कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता में था कि किसी विलेय के जितने भाग 10 लाख भागों में घुले होते हैं। भाग से तात्पर्य है कि अगर हम विलेय का ग्राम में लें मात्रा, विलयन का ग्राम में लें, दोनों का ग्राम में लें, तो 10 लाख भाग ये ग्राम में हो जाएंगे। अगर हम वॉल्यूम के थ्रू लें तो विलेय भी वॉल्यूम में हो जाएगा और विलयन भी वॉल्यूम में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने लोगों ने पढ़ा था मोलरता, सांद्रता। एक चीज़ में मिसिंग है, सांद्रता। सांद्रता या शक्ति ग्राम प्रति लीटर, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। सांद्रता या शक्ति ग्राम प्रति लीटर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? S से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, यानी कि 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने ग्राम घुले होंगे उसे सांद्रता या शक्ति ग्राम प्रति लीटर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो S बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे V। यहाँ पर V क्या है? ml में। इन चीज़ों का रिव्यू हम लोग कर रहे हैं। कल हम लोग डिटेल में इनको पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनको डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद आती है मोलरता। मोलरता क्या होती है? इसमें क्या हो जाएगा? किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के जितने मोल घुले हुए हैं, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। उसका फार्मूला है W इंटू 1000 बटे M डैश इंटू V। इसको हमने कल सॉल्व किया था हम लोगों ने। उसके बाद है नार्मलता। नार्मलता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी 1 लीटर में जितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं। कल ग्राम तुल्यांकों के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा था, तुल्यांकी भार के बारे में भी डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद आती है मोललता। मोललता कल हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी। मोललता क्या होती है? देखिए, मोलरता और मोललता, इनमें केवल रा और ला का अंतर है। ठीक है, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो मोलरता की डेफिनेशन क्या थी? किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने चीनी के कितने मोल? 5 मोल का जलीय विलयन बनाया है 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर विलयन है जिसमें 5 मोल चीनी के घुले हुए हैं। तो चीनी के 5 मोल जब घुले हुए हैं तो 1 लीटर विलयन 5 मोल प्रति लीटर हो गया जाके। ये चीज़ समझ में आ गई। इसी तरीके से अब जब मोललता की बात आएगी
तो क्या हो जाएगा, किसी विलायक के, किसके, विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या विलेय यानी कि मोललता कहलाती, मोलैलिटी, यानी कि तुम्हारा विजिबल है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में, यानी कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम हम बोल सकते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के ग्राम में मात्रा, मान लीजिए x विलेय है, x विलेय है, इसके मोलों की संख्या, मोल हमने बताया था कल भार बटे अणुभार होता है, यानी कि अणुभार के बराबर ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, मोल। तो जितने मोल काय में घुले हों, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हों, तो उसे क्या कहेंगे, विलयन की मोललता बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मोललता का जब फार्मूला होगा तो क्या होगा, स्मॉल w इंटू 1000 बटे m डैश इंटू वी। देखिए मोललता बराबर विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलायक का भार किलोग्राम में। और विलेय के मोल कल हमने क्या बताए थे, मोलों की संख्या क्या बताई थी, भार बटे अणुभार, यानी कि विलेय का भार ग्राम में डिवाइडेड बाई अणुभार और मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल W। यहाँ पर कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है, और कैपिटल W की जो वैल्यू है वो काय में, यहाँ पे किलोग्राम में। अगर कैपिटल W हमें काय में दिया जाए, ग्राम में दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से ये मोललता का फार्मूला हमें, जो फार्मूले पढ़े थे, सांद्रता बराबर नार्मलता गुणित तुल्यांकी भार और सांद्रता बराबर मोलरता गुणित अणुभार, यानी S बराबर NE और S बराबर M इंटू M डैश। तो यहाँ से अगर हम देखें, N बराबर W इंटू 1000 बटे E इंटू V है, जहाँ पे हमने सांद्रता यानी S की वैल्यू क्या निकाली है, W इंटू 1000 बटे V है। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रख दें तो S बराबर NE हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार मोलरता वाले फार्मूला से S बराबर M इंटू M डैश आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को अगर हम बराबर कर दें तो एक ये फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा, नार्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार बराबर N। ठीक है, तो अणुभार में तुल्यांकी भार से भाग देने पर जो वैल्यू आएगी उसके बराबर नार्मलता और मोलरता का अनुपात होता है। यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये एक रिव्यू था, जो कल हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा था, उसका रिव्यू था। अब हम कुछ सवाल लेते हैं। जैसे एक सवाल है, 4 ग्राम NaOH क्या लिया गया है, 4 ग्राम NaOH लिया गया है और जल में घोलकर आयतन कितना बना लिया गया है, विलयन का आयतन बना लिया गया है 250 ml। और इसमें आपको निकालनी है नॉर्मलता। आपसे पूछा क्या गया है, विलयन की नॉर्मलता आप ज्ञात करिए। तो इतने सारे फॉर्मूलाज ये जो हमने एक साथ आज इसीलिए लिखे हैं, इनको अभी आप एक बार नोट कर लीजिएगा। हालांकि नोट्स पे हमने दे दिए हैं। तो नॉर्मलता आपसे पूछी गई, इन्हीं का प्रयोग करके सारे सवाल लगेंगे। तो एक एक एग्जाम्पल हम सबके बताए दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलता का फार्मूला हमने क्या बताया था। वैसे नॉर्मलता क्या होती है, विलेय के मोलों की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। या अगर हम फार्मूला लें, यानी कि N बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे E इंटू V।
यही तो फार्मूला है, यहाँ से हमने उठा के रखा है, नॉर्मलता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे ई इंटू वी, जिसका डेरिवेशन कल हम लोगों ने किया था, जिसको हमने कैलकुलेट किया था, अच्छे से समझा था। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ दी गई है, अगर हम देखें तो स्मॉल w की वैल्यू दी गई है आपको 4 ग्राम, क्लियर है। दूसरी, विलयन का आयतन आपको दिया गया है 250 ml, ये काहे का आयतन दिया गया है, विलयन का आयतन, यानी V बराबर 250 ml। अब क्या चीज़ बची, E, तो E बराबर क्या होता है, अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता। तो ये क्या है, एनीवे क्षार है, तो इसकी अम्लता कितनी हो गई, अगर इसको आयनाइज करें, आयनन करें, तो इसमें कितने हाइड्रोक्सिल आयन हमें प्राप्त होंगे, एक अणु से एक, तो जितने हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होंगे वो इसकी क्या हो जाएगी, क्षार की अम्लता। तो इसका अणुभार अगर हम निकालें तो Na का हो गया जाके 23, Na का 23 प्लस O का 16 प्लस H का 1 डिवाइडेड बाई 1, तो E बराबर कितना निकलेगा जाके 40। इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार कितना निकलेगा जाके 40। जब भी किसी अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता एक होती है तो अणुभार तुल्यांकी भार आपस में बराबर होते हैं, अणुभार के बराबर ही तुल्यांकी भार होता है। और जब अणुभार और तुल्यांकी भार बराबर हो जाते हैं किसी सब्सटेंस के, तो उसकी नॉर्मलता और मूलरता वो भी दोनों बराबर हो जाती हैं, क्योंकि वैल्यू तो एक ही है। चाहे तुल्यांकी भार निकालो, तुल्यांकी भार जब अणुभार के बराबर है तो नॉर्मलता और मूलरता भी दोनों के बराबर होंगे। तो इस वैल्यू को अगर हम रखें तो क्या आएगा जाके n बराबर, दिख रहा है पूरा, अच्छा, तो स्मॉल w की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 1000 बटे E की वैल्यू कितनी है 40 इंटू V की वैल्यू कितनी है 250। अब इसको अगर सॉल्व करा जाए तो कितना आएगा जाके, बोलो, ये कैंसिल हो गए जाके, 4 से 4 कैंसिल हो गए जाके, 10/25 2/5 n, या इसमें डिवाइड कर दो, भाग दे दो, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल ये है कि 250 ml n/10 Na2CO3 बनाने के लिए कितने ग्राम Na2CO3 की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या करेंगे, वही नॉर्मलता दी गई है तो फॉर्मूला वही रहेगा, यानी कि फॉर्मूला आपका हो जाएगा n बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे E इंटू वी। अब हम ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके अगर इसमें रख लें तो आराम से इसकी हमें मात्रा मिल जाएगी। यहाँ पर n बराबर क्या दिया है 1/10, 1/10। अच्छा, w बराबर हमें कैलकुलेट करना है, w बराबर हमें कैलकुलेट करना है, और E निकालने के लिए पहले हमें अणुभार निकालना पड़ेगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा Na2CO3 के लिए, हम अणुभार काहे का निकाल रहे हैं Na2CO3 का। तो Na का कितना हुआ जाके 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 12 इंटू 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, 23 गुणे 2 धन 12 गुणित 12 प्लस 16 ऑक्सीजन का हुआ जाके मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, तो कितना निकला जाके दोनों को अगर जोड़ दें तो 106, 106, ये अणुभार निकला। और E बराबर क्या हो जाएगा m बाई, इसमें Na2CO3 कितने, वैलेंसी कितनी निकल रही है इसकी 2, तो कितने का भाग लगेगा जाके 2 का, यानी कि 106/2 यानी कि 53 निकला जाके। अब क्या चीज़ रह गई, V बराबर 250 ml दिया ही गया है, V बराबर 250 ml आपको
दे दिया गया है। तो अब क्या n की W की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इस इक्वेशन में आप वैल्यू रख दीजिए, यानी कि 1/10 बराबर स्मॉल w की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1000 डिवाइडेड बाई e की वैल्यू है 53 मल्टीप्लाइड बाई v की वैल्यू है 250। तो ये काट दो, 40 हो गया। तो W का कितना निकले जाएगा 53 मल्टीप्लाइड बाई 43 डिवाइडेड बाई 40, 53 डिवाइडेड बाई 40, यही तो आएगा जाके, ये इधर आ जाएगा। और ये अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, कितनी 1.325 ग्राम। अगला सवाल जो है वो ये है कि 20.6 ग्राम NaBr को जल में घोलकर आयतन 500 ml बनाया गया। अब आपको m की वैल्यू यानी कि मोलरता निकालनी है। तो उसका वही फार्मूला लगाएंगे, m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे m डैश क्या है अड़वार इंटू v क्या है आयतन काय में ml में। अब सारी वैल्यूज़ आपने निकाल दी है। देखो क्या क्या दिया गया है, स्मॉल w बराबर कितना दिया है 20.6 ग्राम और v कितना दिया गया है 500 ml। इसके बाद क्या रह गया m डैश यानी कि अड़वार। तो m डैश बराबर Na का हो गया 23 और Br का कितना होता है 80। अगर दोनों को ऐड कर दें, ब्रोमीन का जो परमाणु भार होता है वो 80 होता है, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 103। ये आपका हो गया मोलिकुलर मास। अब मोलरता बराबर आपका हो जाएगा 20.6, ये W की वैल्यू रख दी 1000 डिवाइडेड बाई m डैश क्या है 103 और आयतन दिया है आपका 500 ml। तो अब क्या करेंगे, ये 2 बार डिवाइड हो गए और ये 0.2 बार डिवाइड हो गए। 103 का 2 बार जाएगा 206 हो जाएगा, तो 2 4 हुआ जाके, तो 0.4 क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर। मात्रक हमेशा मोल प्रति लीटर ही रहेगा। 0.2 m H2SO4 की नार्मलता एवं सांद्रता आपने कैलकुलेट करनी है। 0.2 m H2SO4 की नार्मलता और सांद्रता आपने निकालनी है। तो आपको एक फार्मूला पता है कि नार्मलता बटे मोलरता बराबर क्या था n, यानी कि अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता, यही तो था। तो अब नार्मलता हमने कैलकुलेट करनी है, तो n तो कैलकुलेट होना है और m की वैल्यू कितनी हो गई जाके 0.2 इक्वल टू, और H2SO4 की क्षारकता यानी कि n की वैल्यू कितनी है 2H प्लस आयन देगा ये, तो कितनी हो जाएगी 2। तो n बराबर क्या हो गया जाके 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यही तो हो गया। अब क्या पूछा है सांद्रता या शक्ति ग्राम प्रति लीटर पूछा है। तो सांद्रता S बराबर क्या होता है N इंटू E, सांद्रता बराबर नार्मलता गुणित तुल्यांकी भार, या फिर हम क्या कर सकते हैं मोलरता गुणित अणुभार। तो ये वाला फार्मूला लेना हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। क्यों, यहाँ पे हमें तुल्यांकी भार नहीं निकालना, सीधे अणुभार रख देना है। तो S बराबर मोलरता कितनी है 0.2 मल्टीप्लाई H2SO4 का अणुभार कितना निकलता है, अगर निकालना चाहो तो निकाल लो। H का होता है 1, तो 2H हैं तो 2 हो गया, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौको 64,
तो निकलेगा जाके 98। तो अब 98 में 2 का गुणा करो तो कितना होगा जाके 196 196 ग्राम प्रति लीटर, 19.6 ग्राम प्रति लीटर। ये आपका आंसर आ गया। सवाल है सल्फ्यूरिक अम्ल के भारानुसार 16% विलयन की मोललता हमें ज्ञात करनी है। मोललता हमें निकालनी है कितनी, 16% की। तो मोललता का सूत्र क्या होता है? मोललता को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से, स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बटे क्या होगा जाके एम डैश यानी कि अड़भार इंटू कैपिटल डब्लू, ये भी ग्राम में हो जाएगा। तो अब उन्होंने क्या कहा है, सवाल में कहा है भारानुसार 16%। तो प्रश्न के अनुसार क्या है, विलयन कितना है 100 ग्राम। भारानुसार 16% है तो विलयन कितना हो गया 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है। 100 ग्राम विलयन में कितना है 16 ग्राम विलेय उपस्थित है। 100 ग्राम विलयन में 16 ग्राम विलेय उपस्थित है। तो इसको कैसे करेंगे, यानी कि स्मॉल डब्लू तो तुम्हारा हो गया 16 ग्राम। अब ये क्या है, विलयन का भार है 100 ग्राम। 16% का मतलब क्या हुआ, 100 में 16, 100 में 16, तो 16 ग्राम तो विलेय का भार हो गया। अब विलायक का भार कैपिटल डब्लू कितना हो जाएगा 100 माइनस 16, यानी कि 84 ग्राम। अब ये सारी वैल्यूज़ देखो इसमें रख दो। स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्लू 16 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम डैश सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार अपने पिछले सवाल में अभी हम लोगों ने निकाला था, वो कितना निकला था 98 और मल्टीप्लाइड बाई 84। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा जाके 1.94 मोलल, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, समझ में आ रहे सवाल। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि हमारी और रह गई, उसको हम लोग कहते हैं मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश भी बोलते हैं। मोल अंश भी उसको हम बोलते हैं। मोल अंश क्या है, जैसे किसी विलायक में जितने भी, किसी विलयन में जितने भी अवयव हैं, मान लीजिए A B C या 1 2 3 जितने भी अवयव हैं, तो उनमें से जिस किसी भी अवयव का मोल प्रभाज आपसे पूछा जाए तो उसके मोलों की संख्या और विलयन में जितने भी अवयव हैं उन सभी के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। सपोज करिए कि किसी विलयन में A B और मान लीजिए एक और C, 3 अवयव हैं, A B और C 3 अवयव हैं किसी विलयन में, और उनके मोल क्रमशः क्या हैं, मान लीजिए Na Nb और Nc हैं, उनके मोल Na Nb और Nc हैं। तो A का अगर मोल प्रभाज पूछा जाए, कहा जाए कि आप A का मोल प्रभाज बताइए, तो XA सफिक्स में A कर दे रहे हैं, XA बराबर Na, जिसका मोल प्रभाज पूछा जा रहा है उसके मोलों की संख्या ऊपर रहेगी और नीचे रहेगा Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी प्रकार से अगर आपका XB पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, Nb बटे Na प्लस Nb प्लस Nc। और अगर Nc पूछा जाए यानी कि C का मोल प्रभाज पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, Nc बटे Na प्लस Nb प्लस Nc।
यानी कि जिसके मूल प्रभाज निकालने हों उसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे होगा किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मूल प्रभाज, उसके मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूलों की संख्या के योग के बराबर होता है। अब ये तीनों के अगर मूल प्रभाज हम जोड़ दें XA, XB और XC, अगर XA प्लस XB प्लस XC कर दें तो क्या होगा, NA प्लस NB प्लस NC डिवाइडेड बाई NA प्लस NB प्लस NC। हर बराबर हो तो ऊपर सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, तो वैल्यू कितनी निकलेगी जाके 1। इसका मतलब क्या हुआ जाके, किसी विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित हैं, जितने भी घटक उपस्थित हैं, उन सभी के मूल प्रभाजों का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। ये आपकी सांद्रता को व्यक्त करने की विधि थी। यहाँ तक आपकी सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ समाप्त हो गई हैं। अब कुछ और न्यूमेरिकल्स इसके रहेंगे जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, और इसके बाद इसके आगे हम लोग विलयन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने केवल विलयन की सांद्रता, उसकी डेफिनेशन और उसको व्यक्त करने की विधियों के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग विलयन के बारे में आगे से और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। राइट, सो थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए।